अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक को खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरह जो है पीएचपी का वाइवा जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चाहे आपका CS619 का वाइवा हो, चाहे CS6519 का वाइवा हो, आपने प्रोटोटाइप का वाइवा किस तरह प्रिपेयर करना है, फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा किस तरह प्रिपेयर करना है। तो पीएचपी के जितने भी वाइवाज हैं स्टूडेंट के अंदर, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, तो उसके अंदर कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स से जो है पूछे जाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आज आपको गाइड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। और नेक्स्ट मुझे बताएं कि मैं किस मतलब कि लैंग्वेज के आपको क्वेश्चंस बताऊं कि कौन से क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्टर पूछते हैं। जैसे एंड्रॉयड के मैं आपको बताऊं, पीएचपी के मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं, इसके अलावा एआई के मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, या मशीन लर्निंग के आपको बताऊं। तो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं आपको पता है वीडियो के अंदर, तो जिसका भी इंशाल्लाह आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अभी राइट नाउ हम लोग पीएचपी को डिस्कस करेंगे। तो पीएचपी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेनली होती हैं वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा आज। तो यहाँ पे ये एक प्रोटोटाइप की असाइनमेंट है जो मैंने बनाई थी, जो मैं आपके साथ इसका वो जो है वो डिस्कस करूँगा। प्रोटोटाइप का वाइवा क्या इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, और अगर इसके अलावा आपका कोई भी प्रोटोटाइप है तो आप उसको प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, उसके अंदर मार्क्स हासिल करना चाहते हैं फुल, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गारंटी के साथ जो है वो वाइवा की प्रिपरेशन करवाएंगे। अब आपके पास कोई भी पीएचपी का प्रोजेक्ट है आपका, आपने उसके वाइवा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ लोग स्टूडेंट्स के मुझे कहें कि सर हमारा तो ये प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होंगे। तो नहीं, क्वेश्चन मोस्टली सेम होते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं मैं आपको ज़रा वो गाइड कर दूँ। अब देखें, बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, चाहे आप पीएचपी का वाइवा दे रहे हैं, चाहे आप एंड्रॉयड का वाइवा दे रहे हैं, चाहे आप पाइथन के अंदर वाइवा दे रहे हैं, मशीन लर्निंग के अंदर दे रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर वटेवर आप दे रहे हैं, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है, एक होता है इसका बैक एंड, और एक होता है इसका डेटाबेस, ठीक है। ये तीन चीज़ें मेनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब इन्हीं तीन चीज़ों का मैं सेपरेटली आपको डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि अगर आपका पीएचपी का वाइवा है तो कौन सी चीज़ें देखनी है, अगर आपका एंड्रॉयड का वाइवा तो आपको इसमें से कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस तैयार करनी है, और फिर उसके अंदर मजीद आपको कौन कौन से जो है वो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं अगर आपको एक वाइवा जो है पास आउट करना है अपना। तो यहाँ पे पीएचपी का प्रोजेक्ट है, मैं आपको सबसे पहले लिख दूँ। फ्रंट एंड के अंदर हम मोस्टली जो पीएचपी के प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये वाली तीन लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। और जावास्क्रिप्ट हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखूंगा। और बैकएंड के ऊपर हम सिंपली जो है वो या तो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, और या फिर हम लोग जो है वो पीएचपी यूज़ कर रहे होते हैं। और डेटाबेस जो है मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, MySQL, ठीक है। अब ये तो पीएचपी के प्रोजेक्ट के लिए हो गया सर। अब अगर आपका प्रोजेक्ट जो है पाइथन के अंदर है तब आप क्या करेंगे, तीनों ये वाली चीज़ें जो है सिमिलर रहेंगी, बस लैंग्वेजेस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। जहाँ पे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप है, ये तीनों आप यूज़ कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट को हटा के आप यहाँ पे जस्ट पाइथन कर दो, और साथ में पीएचपी यूज़ कर सकते हो यूजिंग पीएचपी स्क्रिप्ट। तो ये एक एक्सटेंशन होती है जो कि आपको यूज़ करनी पड़ती है अगर आपको पीएचपी का डाटा जो है वो यूज़ करना होता है। तो उसके अलावा MySQL जो है इसका यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर डिजेंगो आप यूज़ कर सकते हैं, और या मंगो DB आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं पीएचपी के पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ऊपर से नाम मैं चेंज कर दूँ, ओके। अब अगर आपका प्रोजेक्ट एंड्रॉयड के अंदर है, ठीक है, तब आपने कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आपका प्रोजेक्ट बेटा एंड्रॉयड के अंदर है तब आपने जो लैंग्वेजेस लर्न करनी है उसके अंदर आपकी जो पहली लैंग्वेज आ जाती है वो आ जाती है आपकी फ्रंट एंड, जिसके अंदर आप यूज़ करोगे XML। और जो बैक एंड है यहाँ पे आपके पास दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक तो बेटा आपके पास आती है जावा और दूसरी आपके पास आती है कोटलिन, ठीक है। इन दोनों में से आपने एक करनी है। और डेटाबेस जो है आप MySQL भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ फायरबेस, ठीक है। और रिकमेंड भी यही होता है ज़्यादातर, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है या AI का प्रोजेक्ट है, देन भी मोस्टली चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। तो ये कुछ मेनली प्रोजेक्ट जो कि स्टूडेंट पिक करते हैं, तो मैंने उनको तीनों के बारे में गाइड कर दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है पीएचपी के ऊपर है कि पीएचपी का प्रोजेक्ट है अगर आपका, तो उसका अपने वाइवा कैसे तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एंड्रॉयड के ऊपर बात करेंगे। तो पीएचपी का वाइवा, पीएचपी के अंदर जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम लोगों ने HTML यूज़ की, CSS यूज़ किया और बूटस्ट्रैप यूज़ किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि इंस्ट्रक्टर हमसे पूछ सकते हैं अगर आपका पीएचपी के अंदर वाइवा है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं HTML में से, HTML में से हमारी कौन कौन सी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको जो एक फॉर्म बनाना चाहिए यूजिंग HTML, फिर आपको लिंक्स लगाना आना चाहिए, बैकग्राउंड्स आपको चेंज करना आना चाहिए, और इमेज लगाना आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपने HTML के साथ करनी है। फिर CSS के साथ आपने क्या करना होता है, CSS के साथ आप मोस्टली स्टाइलिंग करते हैं, जैसे आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने समझिए बटन का कलर आपने चेंज कर दिया, या फिर आपको कुछ और कहा गया, अलाइनमेंट करने को कह दिया गया,
स्टाइलिंग करने को कह दिया गया। तो स्टाइलिंग वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आप CSS के अंदर करेंगे और यही चीज़ें आप तकरीबन बूटस्ट्रैप के अंदर भी कर रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो नेविगेशन बार वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं और इसके अलावा बटन्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। और इसके अलावा कुछ टेबल्स वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है बैकएंड। तो बैकएंड के ऊपर हम लोग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैकएंड के ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं, PHP यूज़ करते हैं। तो PHP के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, PHP के अंदर सबसे पहले आपको क्यूरीज जो है वो आपको चलानी आनी चाहिए। क्यूरीज कैसे चलाई जाती हैं, मतलब CRUD ऑपरेशन जो आपके डेटाबेस के अंदर यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इसका सिंटैक्स जो है आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद डॉट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डॉट क्या करता है यहाँ पे। तो ये वाली कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर आपको क्या होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर आपको क्यूरीज का पता होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट तरह की क्यूरीज होती हैं। अब कोई भी आप डेटाबेस यूज़ करें उसके अंदर 4 क्यूरीज यूज़ होती हैं, क्रिएट की, रीड की, अपडेट की और डिलीट की। ठीक है, अब यहाँ तो आप डाटा इंसर्ट कर रहे होंगे, इसे हम लोग इंसर्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डाटा को व्यू कर रहे होंगे या रीड कर रहे होंगे, यहाँ पर आप डाटा को डिलीट कर रहे होंगे या अपडेट कर रहे होंगे। तो अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर डाटा को डिलीट कर सकते हैं। अब शॉर्टली इसको याद करने के लिए हम लोग इसे कहते हैं CRUD ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम लोग इसको CRUD ऑपरेशंस कहते हैं। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपने सबलाइम के अंदर और इसको इंप्लीमेंट करके बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है उसके बारे में। अब PHP का प्रोजेक्ट चलाने के लिए आपको डेटाबेस यूज़ करना पड़ता है MySQL का। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे PHP को रन करने के लिए आपको एक यहाँ पे XAMPP के नाम से एक सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड कर लेना है। आपको XAMPP सर्वर है, एक लोकल होस्ट आपके लिए क्रिएट करता है। तो इसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, आपने खाली ये XAMPP डाउनलोड करना है यहाँ से और डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको यहाँ पे XAMPP को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। जब इसे आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से येलो से ग्रीन हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, अभी तक पहला ग्रीन नहीं हो, आप ग्रीन हो चुके हैं, अब ये रन करेगा। ओके सेकेंडली जो चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपने जो प्रोजेक्ट है अपना वो कहाँ पे रखना है, वो आपने C ड्राइव के अंदर आना है, अपने XAMPP के अंदर आना है, यहाँ पे आपने आना है HDocs के अंदर। और यहाँ पे ये देखें मेरा जो प्रोजेक्ट जो मैं अभी आपको दिखा के आया था वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी वो देख लें। आपने एक होम पेज बनाना था, स्कोर एंट्री बनानी थी, टीम रैंकिंग, अबाउट अस ये वाला बनाना था। होम पेज के अंदर ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, स्कोर एंट्री के अंदर ये वाली चीज़ें होनी चाहिए और इस तरह टीम ट्रैकिंग के अंदर ये होना चाहिए और अबाउट अस के अंदर आपकी ID शो होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट था। अब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझना है कि आपका प्रोटोटाइप जो था उसके अंदर आपने एक्चुअली बनाना क्या था। ये वाली चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपका प्रोजेक्ट है ओवरऑल उसके अंदर आपने क्या बनाना है वो भी आपने देखना है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली मैंने क्रिकेट के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पे देखें जो एक्सटेंशन है वो आपने लाजमी याद रखनी है कि जो CSS वाली फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन .css होगी, जो PHP वाली होगी उसकी एक्सटेंशन .php होगी और इस तरह जो हमारे पास डेटाबेस होगा बेटा उसकी एक्सटेंशन जो है वो .sql होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें मैंने दोनों जो है वो ओपन किए हुए हैं, XAMPP, अपाची भी और MySQL भी। तो आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट /php myadmin। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे आपका जो MySQL का डेटाबेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे आप लोग जितना भी अपना डेटाबेस है उसको यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी समझिएगा। और सेकंडली जो चीज़ है वो मैंने आपको बताया कि जो आपने चीज़ें यहाँ पे करनी है। अब नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे जो ये CricetDB के नाम से इसका डेटाबेस बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे डिफरेंट इसका जो टेबल्स बनाए हुए हैं। ये एक मेरा टेबल है स्कोर के नाम से। अब इसी को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको ओपन करूँगा अब यहाँ पे देख लें कि जो इसका डाटा है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने प्रोजेक्ट रन कैसे करना है PHP का, लोकल होस्ट आपने लिखना है यहाँ पे, फिर आपने स्लैश लगाना है और अपने फोल्डर का नाम लिखना है। तो मेरा क्रिकेट के नाम से फोल्डर था, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ये वाला मेरा प्रोजेक्ट है। अब होम पेज के अंदर स्कोर एंट्री थी, टीम रैंकिंग थी और अबाउट अस था। स्कोर एंट्री, टीम रैंकिंग और अबाउट अस। अब स्कोर एंट्री मैंने करनी है तो यहाँ पे देखें उसने कहा था कि आपने स्कोर की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखें ABCDE स्कोर है। अब ये वाले आप स्कोर की एंट्री करेंगे, जैसे ही आप स्कोर सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो यहाँ पे स्टोर होना चाहिए जाके। ठीक है, सबमिट स्कोर के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखें वो कह रहा है कि आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली जो है वो स्टोर हो चुका है। मैं बैक करता हूँ और जैसे ही मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये यहाँ पे डाटा है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब उसने कहा था दूसरा आपने क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे इसको क्लियर किया है, बैक कर रहा हूँ और यहाँ पे टीम की रैंकिंग देखनी है। ठीक है, तो टीम की रैंकिंग मुझे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टीम की रैंकिंग जो एक है वो यहाँ पे ये वाली शो हो रही है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूँगा मतलब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे टीम रैंकिंग भी यहाँ पे शो कर दिया उसने। ठीक है, ये मेरा प्रोटोटाइप का वाइवा था। अब इसके अंदर मुझे तैयार क्या करना है मैं अभी आपको ज़रा बता दूँ। ये जहाँ पे जैसे मैंने नेविगेशन बार लगाया, हो सकता है आपको कह के नेविगेशन बार का कलर चेंज कर दें, यहाँ पे कोई लिंक लगा दें, यहाँ पे कोई बटन बना दें। ठीक है, अब जैसे ये सबमिट स्कोर है तो इसका यहाँ पे आप कलर चेंज कर दें। अब ये चीज़ें आपसे पूछता है इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पेज के ऊपर जब आप होते हैं तो कौन से वाली फाइल के अंदर उसका कोड पड़ा। जैसे अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हूँ
तो अगर मुझे इंस्ट्रक्टर कहता है कि जो क्रिकेट टूर्नामेंट काउंसिल है यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दो, अब ये मैं कैसे करूँगा जब मुझे पता होगा कि ये बेसिकली एक्जैक्टली ये जो कोड है वो किस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखें ये जो पहला बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखें कुछ हो नहीं ना, और इट्स मीन कि ये इंडेक्स वाली फाइल है। तो यहाँ पे एक फाइल होगी index.php के नाम से, ये वाली जो फाइल index.html के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, चूज़ अनदर ऐप, और मैं इसको सबलाइम के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये सबलाइम के अंदर मैंने उसको ओपन कर लेना है, तो ये मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें आ गया क्रिकेट टूर्नामेंट काउंसिल। अब यहाँ मैंने लिंक लगाया है स्कोर एंट्री का, टीम रैंकिंग और अबाउट अस का, आपको लिंक लगाने आने चाहिए। ये बटन बनाया मैंने, उसके अंदर लिंक लगाया, और लिंक लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये हेडिंग दी हुई। अब इंस्ट्रक्टर अगर मुझे कहता है कि भाई ये हेडिंग चेंज करो, तो मैं इस हेडिंग को यहाँ पे जस्ट रीनेम करूँगा, और ये देखें ये मेरा रीनेम हो चुका है। यहाँ पे जैसे मैं रीनेम करूँगा ये रीनेम हो चुका है, ओके। अगर मुझे इंस्ट्रक्टर कहता है जी इस बटन का कलर चेंज कर दो, तो ये मैं बटन को यहाँ पे स्टाइल लगाऊंगा। अभी हम लोग लगा लेते हैं, बटन है तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्टाइल। तो मैं स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कलर, आप डायरेक्ट भी कलर लगा सकते हैं कलर। तो मैं कहता हूँ कलर इसका क्या कर दो, ब्लू कर दो। अभी क्योंकि ब्लैक तो पहले ही है मेरे पास, तो ब्लू कर दो। कंट्रोल एस करूँगा, F5 दबाऊँगा, यहाँ पे आकर तो इसका कलर देखें बैकग्राउंड का टेक्स्ट का मेरा चेंज हो चुका है। अभी टेक्स्ट का क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने ये लिंक वाला कलर उठाया ना कि बटन वाला कलर उठाया, इसलिए यहाँ पे उसने लिंक का कलर चेंज किया। अगर मुझे बटन का कलर चेंज करना है तो मुझे यही जो चीज़ है वो बटन के आगे अप्लाई करनी होगी, ठीक है। मुझे यहाँ की बजाय ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं इनको CSS के साथ लिंक किया हुआ है, मतलब स्टाइलिंग इसकी मैंने CSS के साथ की है, तो मुझे CSS के थ्रू इसकी स्टाइलिंग मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे मैं CSS वाला फोल्डर खोलूँगा तो यहाँ पे देखें इसकी स्टाइलिंग की हुई है, हेडर की, बॉडी की, नैव की। अगर मुझे कहता है कि बटन का कलर चेंज करना है तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो बटन का कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है, वो आपको दिखा रहा है वाइट। तो अगर आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, कलर आ रहा है, बटन होवर आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, लेबल आ रही है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब जितनी भी चीज़ें हम लोग इसको एक नए प्रोजेक्ट के अंदर चेक करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दिए हैं, अब आप किसी भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के दिया है तो आपने इसको कैसे जो है वो रन करना है, इस तरह आपने रन करना है। और उसका डेटाबेस जो है आपने जो है वो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पे जब किसी भी प्रोजेक्ट में से डेटाबेस अपलोड करना हो तो आप कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे DB वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करना है, और ये वाला जो नेम है ना इसको कॉपी करना है, रीनेम करके कॉपी करना है, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। अभी मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है इसलिए मैं इसको क्रिएट नहीं कर सकता इस नाम से, तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट करें क्रिकेट के नाम से इसको क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, ओके। लेकिन आपने नेम चेंज नहीं करना, अभी मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे क्रिकेट के नेम से बना लिया। इंपोर्ट पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो DB है आपका अपना आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे भी मेरे पास क्रिकेट के अंदर ये था DB डॉट स्केल वाली फाइल हमेशा डेटाबेस की होती है, तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके जो है इसको इंपोर्ट कर लेना। जैसे भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डेटाबेस सारे के सारे इसके अंदर देखें इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे PHP माई एडमिन पे क्लिक करना है, डेटाबेस पे क्लिक करना है, और जो मैंने अकेला क्रिकेट के नाम से बनाया मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉप का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ओके हो गया, ये मेरा ड्रॉप हो गया। अब हम लोग एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंस्ट्रक्टर हमसे पूछ सकते हैं और आपने इसको किस तरह तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर जो है वो यहाँ पे बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको चीज़ें जो है मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करवा सकूँ। तो प्रोटोटाइप वाइवा के नाम से मैं जो है यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, और यहीं पे मैं जो है वो सबलाइम के अंदर चीज़ें सेव करूँगा। अभी के लिए मैं इसको कट करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। फाइल पर गया, सेव एज पे आपने जाना है, और यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जो है प्रोटोटाइप वाइवा सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फर्ज करें file.html। सबसे पहले मैंने HTML की फाइल बनाई तो HTML का स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखूँगा, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाने के लिए आपने बेटा फॉर्म का टैग यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं एक फील्ड ले लेता हूँ, इनपुट टाइप में फर्ज करें टेक्स्ट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इंटर करवाना है, तो मैं टेक्स्ट इंटर करवा लेता हूँ इससे। और यहाँ पे एक लेबल वगैरह भी दे लेते हैं ऊपर, लेबल मतलब हेडिंग, ठीक है। और लेबल में मैं कहता हूँ मैं फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे इंटर करवाना चाहता हूँ, तो नेम। और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि आपके जो बैकग्राउंड है उसके अंदर आपको उस बॉक्स के अंदर शो हो रहा होता है कि आपने यहाँ पे अपना नेम जो है वो इंटर करना है, ओके। ये मैंने इंटर कर दिया। एक बटन बना देते हैं नीचे, तो इनपुट टाइप आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट सेव करें और इसको जो है वो रन कर दें। तो जैसे ही मैं ओपन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक नेम आ गया, ये प्लेस होल्डर, और एक वो आपका इनपुट टाइप आ गया, और यहाँ पे एक बटन आ गया। अब ये क्योंकि सारे एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं तो थोड़े बुरे लग रहे हैं, तो मैं इसको ब्रेक लगा लेता हूँ। यहाँ पे BR आप टैग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे भी दे लेते हैं, Ctrl+S सेव कर लें और जाके दोबारा रिफ्रेश कर लें, ओके हो गया।
होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाली चीज़ आपने कर ली। इसके अलावा जो है इंस्ट्रक्टर आपसे क्या पूछता है, ये आपको फॉर्म बनाना आ गया छोटा सा, ये आपने बना लेना है। अब इसके अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके और, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म्स इन HTML लिख के आप सर्च कर लें तो आपको यहाँ पे W3 स्कूल्स वगैरह से भी आइडिया हो जाएगा फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो आपने यहाँ से देख लेना है थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको सारे एट्रीब्यूट्स बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये आपने सारे के सारे देख लेने हैं। ओके हो गया। उसके बाद अब आपने करना है CSS का यूज़। CSS का यूज़ कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ या इसको नीचे कर लेता हूँ, 2 ब्रेक्स लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ, सपोज H1 एक हेडिंग दे रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे Ctrl+S सेव करता हूँ और यहाँ पे F5 करता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब इंस्ट्रक्टर ने आपसे ऐसे ही आपकी वेबसाइट का मतलब नेम लिखा होगा, तो इंस्ट्रक्टर कहेगा कि इसकी जो है वो कह लें कि कलर जो है वो चेंज करें इस टेक्स्ट का, या इसकी अलाइनमेंट करें, या इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करें, तो कुछ भी आपसे कह सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ये सारी चीज़ें अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरे पास 3 तरीके हैं यूजिंग CSS, एक इनलाइन CSS, एक एक्सटर्नल CSS और एक इंटरनल CSS। तो मैं एक्सटर्नल के साथ मोस्टली काम करता हूँ या इनलाइन के साथ करता हूँ। तो जब आपने एक्सटर्नल यूज़ करनी होती है या इनलाइन यूज़ करनी होती है, आप यहाँ पे लिखते हैं लिंक, तो ये ओपन करें, लिंक लगाएंगे यहाँ पे, आप लिंक से इसको जो है वो लिंक करेंगे। लेकिन पहले मैं CSS की फाइल बना लूँ, न्यू टैब क्लिक करता हूँ, सेव एज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f.css, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ वापस और मैं इसको थोड़ा सा लिंक करता हूँ इसके साथ, तो लिंक लगाते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइल का नेम, तो मेरे फाइल का नेम क्या f.css, ऐसे ही है, लिंक हो चुकी है। अब ये लिंक कैसे हो चुकी है, मुझे कैसे पता लगेगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ H1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। तो कलर मैं फर्ज करें अभी इसका कर देता हूँ ब्लू, पहले ये ब्लैक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक है, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो अगर ये लिंक हो गया हुआ तो ये देखें ब्लू हो चुका है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे भी जो मेरा बैकग्राउंड कलर है बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे वाइट है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं आपका बॉडी सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो बॉडी के अंदर मैं बॉडी सेलेक्ट करता हूँ, ये बॉडी का टैग मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ब्लू और या ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पे ग्रीन चले कर देते हैं। Ctrl+S सेव करता हूँ और F5 दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर जो है इसके अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। ओके, ये चीज़ आपसे पूछेगा इंस्ट्रक्टर। उसके बाद इंस्ट्रक्टर आपसे क्या करवाता है, इमेजेस ऐड करवाता है। इमेज आपने कैसे ऐड करनी है, उसके लिए भी आपने बॉडी सेलेक्ट करनी है और बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आपने जहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा है अच्छी जगह आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे URL और यहाँ पे सिंगल डॉट लगा के आप लिखेंगे अपने उस इमेज का नाम जो आप ऐड करना चाहते हैं। अभी मेरे फोल्डर के अंदर कोई इमेज है नहीं, तो मैं यहाँ से फर्ज करें यही एक इमेज कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। सबसे पहले एक्सटेंशन है .jpg और बैकग्राउंड की जो इमेज का नाम है वो क्या है। तो मेरी इमेज का नाम यहाँ पे images.jpg है, तो मैं images.jpg जैसे ही लिखूँगा और इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 5 दबाऊँगा ये देखें लग चुकी है। अब ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये रिपीट के लिए आपने एक एट्रीब्यूट लगाना है, रिपीट, तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, Ctrl+S सेव करें, F5 करें तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ओके, अब इसकी हाइट विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह आपने इमेजेस लगानी है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, Ctrl+S सेव करें, F5 दबाएं, तो अभी यहाँ पे देखें चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब अगर आप यही चीज़ एक्सटर्नल की बजाय इनलाइन से करना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी है, जैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टाइल लिखूँगा और मैं लिखूँगा कलर। तो कलर लिखा तो मैंने अभी इसका कलर करता हूँ रेड, सपोज कर रेड करता हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखा रेड हो गया। ओके, अब एक बटन का कलर जैसे सबमिट का अभी यहाँ पे बटन जो है कलर जो है वो यहाँ पे सिंपली जो है वही बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्टाइलिंग दूँ, इसकी स्टाइल कलर, सॉरी स्टाइल कलर, अभी इसको मैं कर देता हूँ ग्रे या ग्रीन ही कर देते हैं, चलें इसको भी। तो ग्रीन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा तो अभी यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब ये अंदर वाला टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो रहा है बेसिकली क्योंकि मैंने कलर सेलेक्ट किया है। अब जब मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करूँगा तब ये इसको चेंज करेगा। तो आपने इसके अंदर लिखना है इसको बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं करना चाहता हूँ वो पर्पल, तो पर्पल में लिख के इंटर करता हूँ और जैसे रिफ्रेश करता हूँ देखें उसका पर्पल कर दिया उसको। ओके, तो आप इस तरह ये चेंज कर सकते हैं। अब ये इस तरह ये नेम भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपने इमेज लगानी है अगर डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे बॉडी के अंदर आएंगे, बैकग्राउंड के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग कैसे करना है image.jpg। अब इमेजेस था आई थिंक, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको लगा के। ओके, लग चुके हैं इमेजेस के नाम से ये इमेज है, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ओके हो गया, ये मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके अलावा जो एक मेन चीज़ जो रह जाती है जो कि इंस्ट्रक्टर आपसे करवाता है वो है लिंक।
ठीक है, लिंक कैसे लगाते हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो लिंक लगाने के लिए मैं यहाँ पे मुझे एक टैग यूज़ करना पड़ता है एंकर का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंकर और यहाँ पे लिखता हूँ एचरेफ। एचरेफ मतलब कि आप किसके साथ इसको लिंक करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपने इसको एंकर को ख़त्म करना है। अब फर्ज़ करें मैं गूगल का यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, मतलब कि आप किस चीज़ के ऊपर क्लिक करें तो ये लिंक कहाँ पे जाए। तो मैं भी फ़र्ज़ करें गूगल लिखा मैंने यहाँ पे, सेव F5, तो यहाँ पे गूगल आ गया। अभी इस पर मैं क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसका हाइपर रेफरेंस कुछ भी नहीं दिया, ये खाली है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस पर क्लिक करने से मेरा गूगल पे चला जाए, तो मैं गूगल का यहाँ पे HTTP एड्रेस कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे सेव किया, बैक आके यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए मुझे गूगल के ऊपर लेके जा रहा है। ओके, ये इस तरह आप इसको लेके जा सकते हैं। क्लियर होगा का मेरे ख्याल से आपको बात। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई लिंक लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं कि फ़र्ज़ करें जैसे हमारा पिछला प्रोजेक्ट ओपन था, ठीक है, मैं दोबारा उसी को जो है यहाँ पे यूज़ करता हूँ। फ़र्ज़ करें लोकल होस्ट, ठीक है, /cricket, यही मेरा था। अब फ़र्ज़ करें मैं इस टीम रैंकिंग के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी जगह जैसे ये लिंक पेस्ट कर दूँगा, सेव कर दूँगा और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखिए मुझे टीम रैंकिंग के ऊपर ले गया है। ओके, तो इस तरह ये लिंक करते हैं। होप्स हो कि आप बात समझ गए होंगे, ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर होगी है। तो उसके बाद जो लास्ट चीज़ इंस्ट्रक्टर आपसे पूछता है वो पूछता है कोड। तो आपने इसके अंदर ये वाली चीज़ें अगर आपको आती हैं तो उससे ज़्यादा कोड के अंदर कुछ होता नहीं है। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ होती है मैं आपको ज़रा वो भी बता दूँ। बूटस्ट्रैप दो तरीके से यूज़ आप कर सकते हैं, एक तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं और एक आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली जो है वो ऑफलाइन नहीं करता, ऑनलाइन ही करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही करवा देता हूँ। ये वाली जो 2 डायरेक्टरीज हैं आपने यहाँ पे अपलोड करनी है सबसे पहले। तो ये इसके लिंक्स हैं बेसिकली जो आपने अपने हेडर फाइल के अंदर ऐड करने हैं। तो अभी के लिए मैं सारे कोड को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, ये काम करते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं आपके लिए चीज़ें, ताकि आपको चीज़ें बाद में अगर देखनी हो तो आपको समझ आ जाए। तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे करता हूँ कमेंट। तो अभी के लिए मैंने सारे को कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने ये वाली जो 2 फाइल्स हैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी के लिए मैंने एक फ़ाइल पेस्ट की है, तो ये वाली मेरी फ़ाइल पेस्ट हो गई है। तो अभी मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे नीचे। तो अभी ये मेरा बूटस्ट्रैप इसके अंदर ऐड हो चुका है। ओके, सेव कर दिया मैंने। अब बूटस्ट्रैप के साथ हर चीज़ बनी बनाई होती है, आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है, यानी कि कॉपी पेस्ट करना होता है सिंपली। तो मैं जैसे अभी यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप बटन, तो ये मुझे क्या करेगा, बटन का कोड सारे का सारा बना के दे देगा। मुझे जस्ट जो है यहाँ पे कॉपी करना है कोड और पेस्ट करना है और मेरे बटन से लग जाएंगे। कोड कॉपी किया, यहाँ पे आया, पेस्ट किया, F5 दबाया और यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखिएगा बूम सारे बटन लग चुके हैं। राइट, अब ये तरीका होता है इसको यूज़ करने का बूटस्ट्रैप को। अब लेकिन लिखें यहाँ पे अगर आप ये ग्रीन को रेड के अंदर कलर चेंज करना चाहते हैं या वार्निंग को इन्फो के अंदर मतलब कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल लगा के नहीं कर सकते। इसके लिए ये परमानेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं कि अगर आपको कलर जो है वो ब्लू चाहिए तो आपको प्राइमरी लिखना पड़ेगा, बटन प्राइमरी। अगर आपको इस तरह कलर चाहिए कि ग्रे टाइप तो आपको सेकेंडरी लिखना पड़ेगा। अगर आपको ग्रीन चाहिए तो सक्सेस, अगर आपको रेड चाहिए तो डेंजर, और अगर आपको ऑरेंज टाइप येलो टाइप चाहिए तो आपको इस तरह वार्निंग लिखना पड़ेगा। और अगर ये स्काई टाइप चाहिए तो इन्फो, और इस तरह अगर लाइट चाहिए तो लाइट और डार्क में आपको डार्क लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड होता है। होप्स हो कि आपको ये भी समझ गए होंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो इसके अलावा जस्ट आपके पास लास्ट एक जो चीज़ बचती है वो है डेटाबेस। तो डेटाबेस की कुछ क्यूरीज होती हैं जो कि आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे डेटाबेस का MySQL जो है वो वेब ओपन कर लेता हूँ, PHP MyAdmin जो है मेरे पास, और यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं को सिखा रहा हूँ। न्यू के ऊपर क्लिक करें, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ STD के नेम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स आपने कितने देने हैं। सपोज मैं आपको पेंट के ऊपर पहले समझा दूँ। आपके पास एक फॉर्म है, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम का और पासवर्ड का, और यहाँ पे एक बटन का एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट सिर्फ होंगे आपके, एक नेम का और एक पासवर्ड का। जो ये जो बटन वाला एट्रीब्यूट है ना, ये हम लोग डेटाबेस के अंदर यूज़ नहीं करते, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 2 एट्रीब्यूट्स अगर आपके पास यहाँ पे हैं आपके फॉर्म के अंदर, तो आपने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है ऐड करना है फॉर ID। आपको पता होगा ID यूनिक होती है डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए आपने एक एट्रीब्यूट जो ID के लिए रखना है। तो अगर मुझे नेम और पासवर्ड के नाम से एक फॉर्म बनाना है तो मुझे इसके कितने एट्रीब्यूट्स लेने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम मुझे 3 लेने होंगे, एक ID के लिए और 2 नेम और पासवर्ड के लिए। मैंने आपको बताया था बटन के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। तो नंबर ऑफ कॉलम मैंने रखे 3 और मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे फ़र्ज़ करें अली। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि अब आपने कौन से कॉलम को कौन सा नेम देना है। पहला आपने हमेशा ID लिखना है, दूसरा कोई भी रख सकते हैं, मैं नेम रख लेता हूँ और ईमेल रख लेता हूँ। सपोज
अब मुझसे टाइप पूछेगा तो इंटीजर, आपको पता है आईडी इंटीजर में होती है, नेम वैरकैर में होता है और ईमेल जो है वैरकैर में आता है। ठीक है, उसके बाद आपने लिमिट लगानी है। तो लिमिट मैं मोस्टली करैक्टर की जो है वो 255 ही रखता हूँ। और जो आईडी है आपने उसको टॉप वाला जो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है। आईडी के अंदर आपने जो एआई है ना, इसको यहाँ पे जाकर चेक कर देना है। जैसे आप चेक करेंगे तो ये प्राइमरी के ऊपर आ जाएगा, मतलब इसकी कीज ऐड हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। अब आप सेव पे के ऊपर क्लिक करें। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको खुद बार बार इसको आईडी साइन करनी पड़ेगी। ये मैं चीज़ आपको समझाता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब एसक्यूएल के अंदर आएँ और यहाँ पे आपने अब यूज़ करनी है क्यूरीज। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ तो ये सारी क्यूरीज यहाँ पे डिलीट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमारे पास क्यूरी होती है इंसर्ट की, ठीक है, जिसके थ्रू आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी क्यूरी होती है आपके पास सेलेक्ट की, तो इसके थ्रू आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी आपके पास क्यूरी होती है अपडेट की, जिसके थ्रू आप डाटा अपडेट कर सकते हैं। और जो लास्ट क्यूरी होती है डिलीट की, जिसके थ्रू आप डाटा डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी लिखने के लिए आपने लिखना है इंसर्ट, फिर आपने लिखना है इनटू। अब आप किसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो टेबल का नेम है वो क्या है। मैं अभी फिलहाल जो अली के नेम के अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो अली लिखूंगा। अली लिखने के बाद अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है अपना डाटा। सबसे पहले मेरे पास क्या था, एट्रीब्यूट्स, नेम का एट्रीब्यूट था और पासवर्ड था। नेम कॉमा पासवर्ड था या आई थिंक ईमेल था, तो ईमेल था आई थिंक, तो मैं ईमेल लिख लेता हूँ। और यहाँ पे अपने लिखना है वैल्यूज़ लिखनी है और यहाँ पे अपने वैल्यूज़ लिखनी है। अब इसकी डबल कोमा नहीं आपने लगाना, डबल कोड आपने सिंगल कोड यहाँ पे यूज़ करना है, कोशिश करें। तो नेम में लिख देता हूँ शान कॉमा, यहाँ पे आपने दूसरी ईमेल लिखना है, तो ईमेल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे @gmail.com, ओके हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, तो आपका ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपकी क्यूरी बिल्कुल ठीक होगी तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई एरर होगा तो ये मुझे शो करेगा। चलिए गो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें डाटा इंसर्ट हो चुका है। स्ट्रक्चर के अंदर जाएँ, यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस के अंदर आएँ तो यहाँ पे देखें आपका जो डाटा है इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे इसकी आईडी आ चुकी है 1, ठीक है। अब इस तरह अगर आप दूसरा डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपसे डाटा खुद सेलेक्ट करवाएगा। तो दोबारा से सिलेक्ट करते हैं डाटा और मजीद इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नेम, डाटाबेस आपने बना लिया, उसके अंदर जो मजीद आपने टेबल बनाया उसका नेम, कॉलम, ठीक है। उसके तो कॉलम मैंने 2 बनाए थे, नेम ईमेल, फिर आपने वैल्यूज़ लिखा। अब आपने पहली वैल्यू दे दी। अब सिंगल कोड आपने यूज़ करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे अली फ़र्ज़ करें मैं लिख रहा हूँ और इसका ईमेल मैं दे रहा हूँ a@gmail.com फ़र्ज़ करें मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने 2 डाटा इंसर्ट कर दिए। एसक्यूएल के अंदर जाते हैं, अब दूसरी क्यूरी इंसर्ट करते हैं जो कि सेलेक्ट की। अब इसको क्लियर करें, सेलेक्ट लिखें यहाँ पे और स्टैटिक तब लगाते हैं जब आपने पूरे डाटाबेस में सेलेक्ट करना होता है। तो फ्रॉम क्या सेलेक्ट करो, वो सेलेक्ट करो जहाँ पे आईडी इज इक्वल टू फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ उसको 1 हो, ठीक है। सेमीकोलन लगाओ। अगर क्यूरी ठीक होगी तो रन होगी, अगर नहीं होगी तो देखो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है आईडी का आपने जो एट्रीब्यूट है ना इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट कहाँ से कर रहा है मैंने वो नहीं बताया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अली वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है। मैंने इसको बताना भूल गया कि आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अब अगर आप जैसे ही इसको आप रन करेंगे तो ये आपका भी रन हो जाएगा, चेक कर लें। ये देखिए इसको जाके आईडी को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इसी तरह नेम के एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नेम के एट्रीब्यूट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 क्यूरीज आपकी होगी। अब थर्ड जो क्यूरी है वो आपकी अपडेट की, ठीक है। अपडेट के लिए आपने क्या करना होता है, आपने अपडेट लिखना होता है। क्या अपडेट करना है आपने, वो आपने लिखना है और आपने जस्ट डाटा अपडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली भी इसको लगा सकते हैं अपडेट, ये देखें इस तरह आप लोग लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग लगाते हैं अपडेट, किसको आपने अपडेट करना है, अली, तो डाटाबेस का टेबल का नेम हो गया। फिर आपने क्या करना है, सेट करना है। सेट क्या करना है आपने सेट करना है कि आपका जो नेम है वो आप अपडेट करके क्या करना चाह रहे हैं। तो नेम मैं अपडेट करके करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने पहले जो भी नेम लिखे हैं आपने वो पहले देख लेने हैं। यहाँ पे नेम देख लेता हूँ। अभी मैं लीव करता हूँ पेज और पहले आपको नेम दिखाता हूँ। एक में मैंने लिखा है शान, दूसरे के अंदर मैंने क्या लिखा है अली, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे करते हैं अपडेट अली और यहाँ पे करते हैं सेट करना है आपने यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ करें जहाँ पे शान था मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे हो जाए असगर, ओके। कहाँ पे काम करना है आपने, जहाँ पे आईडी इज़ इक्वल टू क्या आपको मिले 1 मिले, ठीक है। सेमीकोलन लगाया मैंने। तो जैसे मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा देखें यहाँ पे ये डाटा मेरा अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें शान की जगह असगर आ चुका है। अब जो लास्ट क्यूरी बचती है बेटा आपकी वो बचती है डिलीट की। उसके लिए आपने यहाँ पे डिलीट लिखना है। डिलीट फ्रॉम अली वेयर, कहाँ से डिलीट करो, जहाँ पे आपकी आईडी क्या हो जाए इज इक्वल टू 1,
मैंने कहा क्यूरी मैं आपको यहाँ से भी चला के दिखा दूँ ताकि आपको पता हो कि आपने यहाँ से कैसे काम करना है। तो गो पे क्लिक करें, मुझे पूछता है कि आपने श्योर है कि आप डिलीट करना चाहते हैं ID1 वाली जो डाटा है, तो मैं कहता हूँ जी। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ये डाटा डिलीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख लें ओके हो गया। अब एक लास्ट चीज़ बचती है, वो बचता है कनेक्शन। कैसे कनेक्शन क्रिएट किया जाता है? कनेक्शन क्रिएट करने के लिए बेटा आपको इसको लिंक करना पड़ता है PHP की फाइल के साथ, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप कोई भी आप डाटाबेस क्रिएट करेंगे उसका लिंक जो है वो लाजमी किया होगा। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो कभी भी वो डाटाबेस के साथ जो है वो लिंक जब तक वो नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। अब ये जो PHP वाली फाइल है इसके अंदर हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। ये देखें इस तरह लिंक क्रिएट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने कनेक्शन का नाम से कुछ एट्रीब्यूट वेरिएबल लिया और यहाँ पे क्यूरी चलाई, ठीक है। अब ये लोकल होस्ट आपका क्या होता है, रूट क्या होता है, ये क्या होता है, ये मैं सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मुश्किल करके किया है तो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ। तो न्यू टैब मैंने खोली है, सेव एज करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ प्रोटोटाइप वाइवा के अंदर जाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ connection.php। सबसे पहले आपको PHP का आप सिंटैक्स क्लोज करें, ओपन करें और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, ठीक है ओके। अब आपने यहाँ पे 3-4 नेम ले लेने जो भी आप लेना चाहें। फ़र्ज़ करें एक आपके पास यहाँ पे होता है होस्ट, तो अब यहाँ पे लिख लें लोकल होस्ट है आपका। लोकल होस्ट को यहाँ क्या आप अपने कंप्यूटर से ही रन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसका होता है आपके पास यूज़र, जो कि आपके पास होता है रूट। तो डॉलर आप लाजमी लगाएंगे क्योंकि ये PHP की रूल है कि जब आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो आप यहाँ पे डॉलर लिखते हैं। और थर्ड पे आपके पास क्या होता है, पासवर्ड होता है। तो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे भी के लिए नल छोड़ेंगे। और जो DB मतलब जो डाटाबेस है उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो एट्रीब्यूट ले रहा हूँ, यानी कि वेरिएबल ले रहा हूँ जो है वो है DB के नेम से। अब मेरा जो डाटाबेस है वो किस नेम से मैंने अभी बनाया था, मैंने डाटाबेस बनाया था STD के नेम से। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ STD, ठीक है, सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक नया वेरिएबल बनाना होगा कनेक्शन के नेम से। अभी आप कोई भी नेम ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ मोस्टली। और आप आपको यहाँ पे लिखना होगा MySQL_query, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी के नेम से मुझे अगर मिल जाए तो मैं यहाँ पे अभी के लिए कनेक्ट कर लेता हूँ इसको बाय डिफ़ॉल्ट और फिर मैं क्यूरी चला लूँगा, ठीक है। चलें मैं यहाँ पे आपके लिए मज़ीद चीज़ें आसान कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर होस्ट, अब जिसके अंदर आपने स्टोर किया था अब जस्ट आप कॉमा लगाएं और उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं डॉलर यूज़र, डॉलर पासवर्ड और उसके बाद डॉलर जो है वो स्पेस सॉरी आपने नहीं देनी, डॉलर पासवर्ड और डॉलर DB, ओके, सेमीकोलन लगाएं और ये हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ तो आप चेक कर लें डॉलर कॉन इको, अब यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दें सक्सेसफुली कनेक्टेड। अगर तो मेरा डाटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया हुआ तो ये मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड, अदरवाइज क्या करेगा ये मुझे एरर गो थ्रू करवा देगा। तो चलिए देखते हैं। अभी मुझे इस फाइल को रन करना होगा तो इस फाइल को कैसे रन करना है मैंने आपको बताया कि आपने पूरे जो प्रोजेक्ट है अपना वो आपने HD डॉक्स के अंदर रखना है। तो अभी सारे का सारा प्रोजेक्ट रख लें या आप यहाँ पे ये अकेला रख लें। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पूरे प्रोजेक्ट ही आप कॉपी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा अगर मुझे आपको इसको रन करवा के चेक करवाना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे HD डॉक्स के अंदर आना है और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, प्रोटोटाइप कर देता हूँ अकेला, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लोकल होस्ट /प्रोटोटाइप और यहाँ पे स्लैश लगा के मुझे कौन सी फाइल चेक करनी है, connection.php। तो अगर तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ तो देखिए आ रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड, मतलब मैंने डाटाबेस का कनेक्शन सही बनाया है। अगर यहाँ पे कोई एरर मैं करता हूँ तो ये देखिए मुझे ये गलती यहाँ पे शो करेगा। हो सके आपको वीडियो की समझ आएगी, फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट दोस्त शानली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।